हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे, स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर सेशन को। और सबसे पहली जो न्यूज़ है ये अवार्ड से रिलेटेड है। इसमें किसी अवार्ड विनर का नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन पुरस्कारों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, देखना बच्चे, महाराष्ट्र के 7 सांसद समझते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी। तो 7 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने उन शीर्ष 17 सांसदों में शामिल हैं जिन्हें प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्राप्त करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब यहाँ पे आपको जिन पुरस्कारों का नाम याद रखना है, यह है आपका संसद रत्न पुरस्कार। ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। यहाँ पे कोई एक मिनिस्टर कोई सम्मान नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो दोनों ही हमारे सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से टोटल जो है 17 एमपीज को चुना गया है पुरस्कार पाने के लिए। ठीक है, और इन 17 में से भी 7 जो एमपी हैं वो अकेले एक ही स्टेट से हैं, वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र संसद रत्न पुरस्कार पाने वाला, सबसे ज्यादा संसद रत्न पुरस्कार पाने वाला हमारे देश का पहले नंबर का स्टेट है। ये आपको याद रखना है 2025 के लिए। बाकी बच्चे, पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो इन पुरस्कारों की शुरुआत 2010 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव के बाद। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना जो है 2010 में हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है इसके पहले विनर कौन थे। तो इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो थे हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि संसद रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल 17 एमपीज को चुना गया है और 17 में से भी 7 एमपी जो हैं आपके अकेले महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, याद रहेगा, इतना आसान सी न्यूज़ है। अगली बच्चे जो न्यूज़ है ये डिफेंस से रिलेटेड है। देखना, भारतीय तटरक्षक बल, इंग्लिश में कहें तो इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इनके वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया ने फरवरी 2025 के दौरान ओडिशा में ऋषिकुलिया नदी के मुहाने पर लगभग 6.98 लाख से ज्यादा ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले की रक्षा करने में मदद की थी। अब ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था, इसे बच्चे काफी समय हो गया है ना, फरवरी 2025 से जो है आपका ये स्टार्ट हुआ था। तो ऑपरेशन ओलिविया के बारे में थोड़ा सा याद रखना। आपको नाम से लग रहा होगा ओलिविया, ये ओलिविया क्या है? तो ऑपरेशन ओलिविया अभियान जो है ये 1980 के दशक में शुरू किया गया था। और ये जो है आपका उस समय प्रतिवर्ष नवंबर से मई तक जो है आपका ये चलता था। ठीक है, इस साल जो है आपका फरवरी 2025 में स्टार्ट हुआ है। और बेसिकली बच्चे जो अभियान चलाया जाता है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें किया क्या जाता है? तो ये जो ओलिविया शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक कछुए को संवर्धित करता है। ठीक है, कछुए का नाम है ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है, ये ऑलिव रिडले टर्टल जो है ये पाया जाता है ऋषिकुलिया बीच। और ये ऋषिकुलिया बीच कहाँ पे है? ये है आपका उड़ीसा के तट पे। ठीक है, तो ये जो बच्चे आपका ऑलिव रिडले टर्टल है, ये जब इनका नेस्टिंग का टाइम होता है, ठीक है, जब ये प्रजनन की उसमें आते हैं, स्थिति में आते हैं, तो ये बहुत लाखों की मात्रा में जो है आपका बीच पे पहुंचते हैं और वहां पे जो है आपका प्रजनन का काम करते हैं। ठीक है, तो उस दौरान बच्चे इन कछुओं को जो है आपका संरक्षण की जरूरत होती है। और जिस तरीके से जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बीच में जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, उसके कारण जो है इनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो जो है आपकी कम हो रही है। ठीक है, तो इसके कारण इनको जो है कंजर्वेशन की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की इस कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। और ये किसके लिए चलाया जाता है? ये चलाया जाता है आपका ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। ठीक है, और ये ऑलिव रिडले टर्टल कहाँ पे पाया जाता है? ये जो है आपका पाया जाता है उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी खास करके जो ऋषिकुलिया नदी है उसके मुहाने पर, यानी कि ऋषिकुलिया बीच पर। ठीक है, इतना बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में अगली जो आपकी न्यूज़ है, एक तरीके से ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी न्यूज़ पढ़िए, आपको समझ में आएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर 3nm चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इस अत्याधुनिक केंद्रों की स्थापना जापान की कंपनी रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। अब ये कंपनी है रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो कंपनी है बच्चे, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। पहले ये याद रखना है कि किसने किया और कहाँ पे किया है। ठीक है, तो जो हमारा मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उनके द्वारा, इनके जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने नोएडा में और आपका
आपका बेंगलुरु में। यहाँ पे देश की पहली 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाएगी एक जापानी कंपनी के द्वारा। इसका नाम आपको याद रखना है, रेनेसस। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि अभी हम जो भी टेक्नोलॉजी या फिर ये जो आपकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है इस पे बच्चे पूरी तरीके से दूसरे देशों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना, यह भारत का पहला सेंटर है जो कि 3nm जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर काम करेगा और स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, एकीकृत सर्किट जैसी आधुनिक उपकरणों के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है इस फील्ड में, इस मार्केट में इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए जो है आपका ये कदम उठाया गया है। तो इसमें आपकी जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो भी याद रखनी है, जो मिनिस्टर इन्वॉल्व है वो भी याद रखने हैं। ठीक है, और जो आपकी 2 जगह है, एक आपका नोएडा है, एक आपका बेंगलुरु है, उन दोनों जगह जो है आपकी चिप की जो फैसिलिटी है, डिजाइन केंद्र है, इनका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है साइंस एंड टेक। बाकी रेनेसस की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी कंपनी है रेनेसस इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत में स्थित रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है। स्थापना 1 नवंबर 2002 और हेडक्वार्टर इसका टोक्यो जापान में है। ठीक है, तो ये जो रेनेसस इंडिया लिमिटेड है बेसिकली रेनेसस का ही जो है एक सब्सिडियरी है जो कि भारत के लिए काम करती है, भारत में काम करती है, लेकिन इसका जो एक्चुअल हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? ये आपका टोक्यो जापान में, जापानी कंपनी है। अगली जो न्यूज है खेलो इंडिया से रिलेटेड है, तो खेलो इंडिया में एक नया एडिशन किया गया है और ये एडिशन है आपका बीच गेम का। ठीक है, याद रखना है हमें कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम के आयोजन की घोषणा कर दी गई है 19 से लेकर के 24 मई 2025 तक ये आपके आयोजित किए जाएंगे। कहां पर आयोजित किए जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव क्षेत्र स्थित घोघला बीच पर। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि घोघला बीच पर ये आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में तटीय और समुद्री खेलों को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसकी जो थीम है बच्चे ये है आपका प्रमोशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये जो है इसकी थीम रखी गई है। इसका जो एडिशन है पहला है, तो याद रखना यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। हालांकि जब ये कंक्लूड होगा यानी कि जब स्पोर्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे तब हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया की जो आपकी एक पूरी सीरीज चलती है ना, उसमें आपका खेलो इंडिया पैरालंपिक भी होता है, खेलो इंडिया आपका जो है यूथ गेम होते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया जो है आपका यूनिवर्सिटी गेम होते हैं और खेलो इंडिया में बीच गेम को भी इंक्लूड कर दिया गया है। 2025 में पहली बार इनका आयोजन किया गया है। कहां पे? ये है आपका दमन और दीव के दीव क्षेत्र में घोघला बीच पे। ठीक है, तो दमन और दीव यूनियन टेरिटरी, इसमें जो दमन क्षेत्र है उस पर भी जो घोघला बीच है वहां पे इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, पहला एडिशन है तो इसकी थीम भी बच्चे आपको पूछी जा सकती है, प्रमोशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन स्पोर्ट जो है इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। बाकी जब ये कंक्लूड हो जाएगा ना, खत्म हो जाएंगे गेम 24 मई को, तब हम याद करेंगे इन्हें। ठीक है, उसके अलावा अब एक और खेलो इंडिया की जो ब्रांच है वो अभी जो है कंक्लूड हुई है बिहार में। ठीक है, मतलब कि खत्म हुई है। उससे पहले आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, मैंने आपको अलग अलग उसमें बताया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इसका आयोजन जो है इस बार बिहार में हुआ है। ठीक है, बिहार के अलग अलग शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया, लेकिन इसमें बच्चे कुछ एक्सेप्शन है जो हमें याद रखने हैं। क्या याद रखना है? इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया है। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके गेम्स हुए हैं। लेकिन अगर 2 गेम आप लोग देखेंगे, सॉरी 3 गेम अगर आप लोग देखेंगे तो जिम्नास्ट है, आपका शूटिंग है और आपका साइकिलिंग है। इसका आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम है, वैसे इसका जो होस्ट था वो तो बिहार ही था, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि ये 3 खेल कहाँ पे किए गए या फिर तीनों में से किसी एक का नाम दिया जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में अगर पूछ दिया जाए कि जिम्नास्टिक का आयोजन कहाँ पे किया गया था या फिर शूटिंग का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो 3 जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने हैं। साइकिलिंग हो गया, शूटिंग हो गया और जिम्नास्ट हो गया। ये तीनों का आयोजन जो है आपका बिहार में नहीं किया गया, ये किया गया आपका नई दिल्ली में। ठीक है, बाकी बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट में इस बार आयोजन हुआ है? तो बिहार में आपके 5 जिले हैं। एक आपका मेन तो कैपिटल है पटना है। ठीक है, आपका राजगीर है, बेगूसराय है, आपका गया और भागलपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग खेलों का आयोजन किया गया है और ये जो है आपके खत्म हो गए हैं। अब जब ये खत्म हो गए हैं तो आपको क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? ठीक है, तो याद रखना है हमें कि महाराष्ट्र, जब से बच्चे खेलो इंडिया यूथ गेम आपके स्टार्ट हुआ है ना 2018 से, तो 2018 से ही पहले ही संस्करण से जो है आपका
महाराष्ट्र ने इन गेम्स में अपना दबदबा बना रखा और इस बार भी यानी कि 2025 में भी महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पर रहा। अगर बिहार की बात करें, चूंकि बिहार ने इसे क्या किया है, होस्ट किया है, तो बिहार की पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। मेजबान बिहार ने ऐतिहासिक 36 मेडल यहाँ पे जीते हैं, जिसमें से कि 7 जो है गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, तो बाकी तो बिहार का हमें सिर्फ नंबर याद रखना है कि 15वें स्थान पर रहा एज अ होस्ट, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेडल आपके जीते हैं वो है आपका महाराष्ट्र की टीम ने। ठीक है, महाराष्ट्र की टीम ने 58 गोल्ड है, 47 रजत है, आपका 53 कांस्य पदक है और कुल पदक जो है आपके 158 है। तो टोटल मेडल में भी आपका पहले नंबर पे है, गोल्ड में पहले नंबर पे है, इसीलिए जो है महाराष्ट्र यहाँ पे आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, याद रखना। और 2018 में इन खेलों की शुरुआत हुई थी, तभी भी महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पे है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है इसके बारे में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अभी तक सबसे ज्यादा सफल स्टेट कौन सी है, या फिर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सफल टीम कौन से राज्य की है, तो वो आपका आंसर आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए बच्चे, अगला जो प्रश्न है ये है, केरला ने घोषणा की है, ये स्टेट न्यूज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है खास करके एसएससी के लिए। देखना बच्चे, स्टेट न्यूज में केरल की राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वो देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कि कक्षा 10 के सभी 4.3 लाख छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दी है। ठीक है, अधिकतर आप लोग देखते होंगे बच्चे, अगर एजुकेशन के फील्ड में कोई चीज पहली बार हो रही है और खास करके जो आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको इंक्लूड करने की अगर बात आती है, तो वहां पर केरला अधिकतर समय जो है पहले नंबर पर रहता है। और इस बार भी जो है आपका केरला ये रिकॉर्ड अपने नाम कर ले रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्ड को थोड़ा सा याद रखना, ये पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कि कक्षा 10 में सभी 4.3 लाख छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। आगामी शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2 जून से जो है आपका लागू भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो आपका इस साल वाला जो सत्र है, 2 जून से अभी जो आपका नया सत्र शुरू होगा 2025 में ही, इसके लिए क्या किया जाएगा, रोबोटिक्स भी जो है आपका एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। और ये करने वाला केरला जो है आपका पहले नंबर पे स्टेट है। ठीक है, इसका पहल का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी के कौशल जैसे समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और तकनीकी साक्षरता से लैस करना है। ठीक है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसीलिए हमारे बच्चे नहीं बदलेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, है ना, क्योंकि वही फ्यूचर है, हम ही फ्यूचर है। ठीक है, तो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने इस पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य भर के स्कूलों में लगभग 29,000 रोबोटिक किट वितरित किए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जो है आपका इनिशिएटिव है, क्योंकि बच्चे एडवांस एजुकेशन है ना, या फिर एजुकेशन ही, अगर एजुकेशन सिस्टम सही है देश का तो बहुत सारी समस्याएं जो है आपके खत्म हो जाती हैं, है ना। इकोनॉमी में जो है हम अलग अलग चैप्टर के रूप में हम पढ़ते हैं। एक चैप्टर आता है आपका पॉवर्टी, गरीबी, एक चैप्टर आता है आपका बेरोजगारी, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पूछे जाने के लिए। ठीक है, तो वो दोनों समस्याएं हैं, और वो दोनों समस्याएं नहीं होंगी अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा होगा, बेहतर होगा तो। ठीक है, तो ये बच्चा थोड़ा याद रखना, केरला ने किया है। अगली जो न्यूज़ है ये एक्चुअल में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। अभी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो एक न्यूज़ आई है उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो माणा गांव में पुष्कर कुंभ का अद्भुत आयोजन, उमड़े श्रद्धालु, आस्था की डुबकी और रोजगार की बयार, है ना। अब ये पुष्कर कुंभ क्या होता है, अभी तो हमने महाकुंभ देखा जो प्रयागराज में आयोजन किया गया था जिसका, अब ये पुष्कर कुंभ क्या होता है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या ये हर साल मनाया जाता है या फिर इसकी भी कोई अलग विशेषता है। तो बच्चे पुष्कर कुंभ के बारे में थोड़ा सा हम याद रखेंगे क्योंकि चर्चाओं में है। तो पुष्कर कुंभ एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है जो कि उत्तराखंड के केशव प्रयाग में गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल पर आयोजित किया जाता है। यह मेला 12 साल बाद पुनः यहाँ मनाया गया है। पुष्कर कुंभ का धार्मिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसे पवित्र स्नान वही जैसे कुंभ का है वही जो है आपका इसकी भी जगह है। ठीक है, और ये जो है आपका 12 साल के बाद में आता है। इस बार जो है आपका ये आया है तो पुष्कर कुंभ आपका मनाया गया कहाँ पर, ये आपका उत्तराखंड में जो जिला है उसका नाम याद रखना है चमोली। ठीक है, यह आपका चमोली। ठीक है, और जो पर्टिकुलर जगह बचे जैसे कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम में जो है आपका महाकुंभ लगा था ना, उसी तरीके से जो है आपका केशव प्रयाग है तो केशव प्रयाग वो आपका संगम है, यहाँ पे आपका गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है, इसलिए जो है आपका यहाँ पे पुष्कर कुंभ मनाया गया है। ठीक है, याद रखना इसे। अगली जो न्यूज़ है ये असम सरकार से रिलेटेड है। असम गवर्नमेंट ने एक हेल्प करने के लिए जो है एक इनिशिएटिव शुरू किया है और इन्होंने हेल्प की है चाय बागान के श्रमिकों की। ठीक है, जो चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक हैं, लेबर्स हैं, उनके लिए असम सरकार ने
एति कोली दूतीपात योजना, एति कोली दूतीपात योजना के शुरू की है और इसमें वित्तीय सहायता बच्चे दी जाएगी, जैसे मैंने कहा कि हेल्प करने के लिए है। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इन लोगों को दिया जाएगा। तो योजना का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत असम के सभी स्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। ठीक है, याद रहेगा, वन टाइम असिस्टेंस ऑफ ₹5,000। ठीक है, तो जो असम में चाय बागानों में काम करने वाले लोग हैं, अब चाय और असम का संबंध तो आपको पता है ना, चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा असम में ही किया जाता है। यहाँ की मिट्टी के कारण, यहाँ के जलवायु के कारण यहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे चाय बागान श्रमिक जो है आपके काम करते हैं, है ना। हालांकि वो असम के नहीं है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ से बच्चे बिहार में भी जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए जो है आपका ये रोजगार का एक रोजगार के लिए एक अवसर है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए जो श्रमिक हैं उनके लिए जो है आपका वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 5,000 मतलब कि यानी कि हर महीने 5,000। ठीक है, एक ही बार जो है आपका वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है आपका दिया जा रहा है, और कितने रुपए का, 5,000 रुपए देने का। ठीक है, तो असम सरकार के द्वारा जो है आपका एति कोली दूतीपात योजना जो है आपकी शुरू की गई है। ठीक है, याद रहेगा। तो हमने असम की न्यूज़ पढ़ी, हमने उत्तराखंड की न्यूज़ पढ़ी, हमने जो है आपका, हाँ ये आपके उत्तराखंड की हो गई, हमने केरला की न्यूज़ पढ़ी। ठीक है, शॉर्ट न्यूज़ में जो है बच्चे आपके 3 स्टेट हैं, आपका केरला है, उत्तराखंड है और आपका असम है। ठीक है, तीनों की खबरें आपको याद रहेंगी। और इसके अलावा जो है आपके ये जो खेलो इंडिया की जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं बच्चे, खेलो इंडिया यूथ गेम है, अभी बीच गेम भी स्टार्ट हो गया है, इंडोर गेम भी पिछले साल पहली बार स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी न्यूज़ है, इनको आपको याद रखना है। चलिए फिर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में आप लोगों को डेली क्लासेस जो है आपके मिलते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप RRB JEE 2025 के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो तैयारी अगर शुरू कर दी है तो उसके लिए बच्चे आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है अभी आपको मेक इट इजी पे मिलेगा। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन के भीतर अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपका लाइव क्लासेस वाले बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपके साइंस की क्लास चल रही है, आपके रीजनिंग और मैथ्स की क्लास चल रही है, आपके GK की क्लास चल रही है। तो जैसे अभी 2024 का पेपर आया था, GK में जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से पहले बता दिया है कि क्या डिफरेंस रहा है आपका, है ना, 2024 में 2019 में क्या डिफरेंस रहा है, क्या बेसिक से कुछ हट करके हमें पढ़ना है। तो जो भी आपके चेंजेस हैं उसके साथ में, नए अपडेशन के साथ में जो है आपका नया बैच इसलिए लॉन्च किया गया है और लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइव हो गई। आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लाइव क्लासेस में आपके आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आपको चलता फिरता जो है बैच नजर आ जाएगा। ठीक है, 2025 RRB ALP और RRB JEE दोनों के CBT 1 को टारगेट करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए फिर बच्चे आज के सेशन को इधर ही समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।